ठीक है, आवाज चेक कर लेना एक बार। ये आवाज वगैरह सही आ रही है क्या? चेक कर सकते हो आवाज, साउंड आ रहा है क्या? जो कैप्चर होगा वीडियो उसमें चेक कर लेना एक बार, है ना। ठीक है, जैस होगा एग्जाम में अपना जो उसकी अपन प्रिपरेशन के हिसाब से देखते हैं कि जो जैस होगा एग्जाम है उसमें बेसिकली क्या कर रखा है इन्होंने। पार्ट ए को जो फोकस कर रखा है वो फोकस किसके ऊपर बेस कर रखा है? एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस। दूसरी तरफ क्या है कि अपना इसी के साथ सिमिलर जो एक एग्जाम और है इसी के अंडर जिसकी पोस्ट निकली है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो ये कि इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इन दोनों जो पोस्ट है इनका प्रोफाइल किस तरह का है। अगर आपको इनका जॉब प्रोफाइल समझा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि इनके अंदर जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के होंगे। इस एग्जाम के अंदर अगर आपको ये पता लग जाए कि एनवायरमेंटल साइंस जो अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंस का पार्ट है, इसमें से ये पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, जेएसओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर कि जो आपका जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो पोस्ट है इसका जो जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल को समझ के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरह के हो सकते हैं। सिलेबस को उठा के आप देखोगे तो लगभग इनका जो सिलेबस दोनों आपस में मैच हो रहा है। इनका सिलेबस 80% सिलेबस एक जैसा है। जेई का और आपका जेएसओ का जो सिलेबस है वो 80% सिलेबस क्या है, एक जैसा है। 20% कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए। 80% सिलेबस ऐसा जो आपका जेएसओ का सिलेबस है वो सिलेबस किसका है, जेई का है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए। क्या ऐड किया गया है यहाँ पर? टेक्नोलॉजी। समझो बात को, क्या ऐड किया गया है? टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है। अब इस जेएसओ वाला पार्ट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर वाला जो पार्ट है, इसमें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी चीजें क्या है, बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं इंजीनियर सीधा सा क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। तो जाहिर सी बात है कि जब जेई का जब पेपर आएगा तो उसका जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे आप, तो आपको यहां पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो सकता है कहीं पर फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, कहीं सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा होगा, कहीं पर क्लेरिफिकेशन हो रहा होगा। बहुत सारी जो टेक्निक वाला पार्ट है ना, जैसे पानी का फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्लेरिफिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो सब चीजें टेक्निक बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको कहां पर पूछे जाएंगे? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में पूछे जाएंगे। यहां पर क्या पूछे जाएंगे? क्वालिटी पैरामीटर्स। किसकी बात करेंगे अपन यहां पर? क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करेंगे। जैसे कि अपन एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, इन सब के जब पॉल्यूशंस की बात करते हैं अपन, तो उन पॉल्यूशंस के रिगार्डिंग जो क्वालिटी पैरामीटर्स है, उन क्वालिटी पैरामीटर्स को कहां पर देखा जाएगा? जेएसओ के द्वारा देखा जाएगा। यानी जेएसओ उन क्वालिटी पैरामीटर्स को हैंडल करेगा। अब दूसरा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है वो टेक्नोलॉजी वाकई क्या उस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कहीं कंट्रोल कर रही है या कंट्रोल नहीं कर रही है? और कंट्रोल कर रही है तो कितना पोल्यूशन को कंट्रोल कर रही है? वो सब चीजें किसका पार्ट हो गया? टेक्नोलॉजी। तो अगेन वही बात, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, क्या ये टेक्नोलॉजी क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल कर रही है? क्वालिटी पैरामीटर्स फुलफिल, ये भी कौन देखेगा? जैसो देखेगा। बराबर बात है। आपका इंजीनियर था, इंजीनियर ने टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर दी एयर वाटर पॉल्यूशन को या वाटर को फिल्टर करने के लिए, लेकिन वाकई वो टेक्निक कितनी सही है वो चीज कौन देखे? आपका जैसो देखे। वो वाकई उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करेगा और क्वालिटी पैरामीटर्स को डिसाइड करेगा।
या किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड पैरामीटर्स डेवलप करने का काम, वो डेवलप करने का काम भी किधर होगा, आपका साइंटिफिक ऑफिसर वाले पार्ट से होगा। यानी कि जब आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा जैसे फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी टेक्निक वाला क्वेश्चन होगा, तो दैट मींस वो एनवायरमेंट सॉरी जेई का होगा। और जब उस पैरामीटर्स की जब क्वालिटी की बात करेंगे तो वो क्वेश्चन कहां पर दिया हुआ मिलेगा आपको, जेएसओ के पेपर के अंदर, यानी जेएसओ में पूछा जाएगा। हमें इतना समझ में आ गया कि हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर एंटर नहीं करना है। समझ रहे हो? आप जब भी मार्केट से कोई भी बुक्स वगैरह परचेज करोगे या कहीं से भी आपको कोई नोट्स वगैरह अवेलेबल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो अगर आप इसकी तैयारी करते टाइम में और गलती से कुछ ऐसे बुक्स आपके हाथ लग गए और आप इस पार्ट में अंदर एंटर कर गए ना बहुत ज्यादा, तो आपका ये जो हिस्सा है यहां से क्वेश्चंस गलत होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो कितने, 60 क्वेश्चंस। किसके कंपेयर में, जीके के कंपेयर में। जीके में 15 क्वेश्चंस है, बट आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर 60 क्वेश्चंस है। इस सिलेबस में से 60 क्वेश्चन बनाने वाले के लिए बहुत क्या हो गया, आसान। मतलब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसको आराम से इस प्लेटफॉर्म पर अच्छी क्वालिटी के 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो उसको रियल में पूछना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आप गलती से खुद का आपका सिलेक्शन करवाना है और आप ज्यादा इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर एंटर करें, तो आपको मान के चलिए कि आपका जो पेपर है जेएसओ का वो सही नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बुक्स में ये समस्या आने वाली है। जैसे आप मार्केट से कोई बुक्स वगैरह परचेज करोगे तो उसमें क्या होगा, या तो बुक्स कैसे होंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, या वो बिल्कुल कैसी होगी, उनमें बायोलॉजी बायोलॉजी समझ रहे हो, जूलॉजी बॉटनी जैसी बुक होगी। एनवायरमेंटल साइंस की दोनों तरह की बुक है मार्केट में, एक में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, दूसरे में कैसा है, उसके अंदर जूलॉजी बॉटनी जैसा सब्जेक्ट है। दोनों ही किताबें मार्केट के हिसाब से अपने लिए सही नहीं है। क्योंकि अपने को क्या करना है कि जो दोनों ये एग्जाम है, जेई और जेएसओ, इन दोनों को मिला के इनका जो एक मिक्सअप है, उस मिक्सअप जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच के होंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे आपको यह कहा जाएगा कि बताइए बीओडी को कैलकुलेट करिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करिए, ऐसे करके आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इससे बेस्ड आपके क्या आएंगे, वहां पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपका किस फॉर्मेट में होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्म में होगा। अगेन वही बात, जब जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे आप, तो इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि इनमें क्या होगा, टाइम लगेगा आपको, और टाइम लगेगा तो जो बाकी का रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अपन इस न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी करेंगे अपन 7 से 8 क्वेश्चन की, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम में इसको सबसे लास्ट में इंक्लूड करना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जेएसओ, क्योंकि आपको पता है हर साइंटिस्ट क्या होता है, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच रखता है। किसी पोस्ट के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच हो या नहीं हो, लेकिन एक साइंटिस्ट की पोस्ट में हमेशा क्या होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा होती है। तो आप मान के चलना कि यहां पर भी क्या आपके प्रैक्टिकल अप्रोच वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब यहां पर क्या हो गया, जैसे आप जब क्वालिटी पैरामीटर्स की बात कर रहे हो तो यहां पर उन क्वालिटी पैरामीटर्स का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मतलब उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी क्या होती है, गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता को चेक करने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप मान के चलिए कि इस एनालिसिस वाला जो ये पार्ट है इसमें आपको 10 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? और ये वो 10 क्वेश्चन है जिसको आप पूरे में से 10 डिवाइडेड बाय 10 पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो आप। समझ रहे हो? तो अपन अपनी प्रिपरेशन करते टाइम में एक पार्ट तो हमेशा क्या ध्यान रखने वाले हैं, एक तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान रखने वाले हैं, और दूसरा क्या हिस्सा ध्यान रखने वाले हैं, इसका एनालिटिकल पार्ट, यानी कि जो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है उसका एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, इस पार्ट को फोकस करोगे तो आपको रियल बता रहे हैं कि आपके जो 8 से 10 क्वेश्चन जो आएंगे एनालिसिस के, वो उनको आप
सही करने की स्थिति में रहोगे आप हमेशा। तो एक चीज ये पता लग गया, इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस भी वहां पर पेपर के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। अब कुछ एक क्वेश्चंस क्या होगा यहाँ पर कि जनरली क्या होता है जब अपन एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, जैसे आपका फूड था तो आपने क्या पढ़ा, फूड एक्ट पढ़ा। ड्रग्स की बात करते हैं तो अपन ड्रग एक्ट पढ़ते हैं। उसी तरह से जब आप एनवायरमेंटल साइंस यानी कि जब आप किसी चीज को कंट्रोल करने की बात करते हो, फूड की क्वालिटी कंट्रोल करनी तो फूड एक्ट आया, ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल करनी ड्रग एक्ट आया। उसी तरह से जब एनवायरमेंट के अंदर एयर वाटर की इनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है यानी पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, तो जब भी कंट्रोल की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई एक्ट आता है, कोई ना कोई क्या आता है, हमेशा एक्ट आता है। और बस यही है कि जो भी एनवायरमेंटल साइंस का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमको एक हिस्सा क्या देता है, यहां पर एक्ट की बात करता है। एक्ट का मतलब किससे होता है, यहां पर लॉ से। सही बात है। अगेन वही बात, जब एक्ट या लॉ की बात करते हैं तो इस एक्ट या लॉ को जब देखा जाता है तो पता चला यहां पर एनजीटी एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर से रिलेटेड एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट है। तो आपके लगभग सिलेबस में ये 5 तरह के एक्ट दिए हुए हैं सीधे सीधे, जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। इसी तरह से एक रूल्स रेगुलेशन और है हैजार्ड का रूल्स रेगुलेशन है। अब इन सब चीजों को मिला है एनजीटी, ईपीए, आपका ये AAW एयर एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, रूल्स हैजार्ड वाले, इनसे भी अगर मिला के देखा जाए तो आपके आराम से यहां से 8 से 10 क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो अगेन वही बात, ये 8 से 10 क्वेश्चन भी आप सही करने की कंडीशन में रहोगे। जो जितना अच्छे से एक्ट पढ़ेगा वो इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। एक्ट की एक बहुत अच्छी खास बात क्या होता है कि जब भी एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका घुमा हुआ नहीं होता है, मतलब उसमें एक्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते। एक्ट होता है, उसमें किसी के चाहने से, मतलब एग्जामिनर के चाहने से वो कुछ उसमें बदल नहीं सकता वो, ठीक है। तो अगेन वही बात, जब वो एक्ट का जब क्वेश्चन देगा, एनजीटी एक्ट दो, चाहे ईपीए, AAWPA रूल्स हैजार्ड एक्ट दो, ये सारे के सारे एक्ट किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। इसको आपको क्या करना पड़ता है, जो गूगल की जो गवर्नमेंट साइट्स होती है उन गवर्नमेंट साइट से कंटेंट को पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज टफ होती है, ये जो एक्ट या लॉ की लैंग्वेज होती है हमेशा क्या होती है, टफ होती है। तो इसलिए बेटर ये है कि अपन जो इसका एमसीक्यू के बेस जो अपन तैयारी करेंगे उसमें भी आप आराम से जो 8 से 10 क्वेश्चन आने उनमें 7-8 क्वेश्चन बहुत इजीली सही कर दोगे। पेपर में अब तक ये पता चल गया इन 10 क्वेश्चन में भी सही किया जा सकता है, इन 10 क्वेश्चन में भी सही किया जा सकता है पेपर को, इतना पता चल गया, ठीक है। अब ये सब बातें रही। अब जब भी एनवायरमेंट की बात होती है तो कभी एनवायरमेंट की बात ये कह सकते हो कि साहब हम तो इंडिया की बात करेंगे, इसमें एनवायरमेंट किसको चाहिए, सबको चाहिए। समझ रहे बात को, चाहे ये पेपर इंडिया में लगे चाहे अमेरिका में लगे, कहीं भी ये पेपर लगे, लेकिन जब भी एनवायरमेंटल साइंस का पेपर आएगा तो वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तय ये बात कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एनवायरमेंट की कंडीशन क्या है सबको पता है। एयर खराब हो रही है, वाटर खराब हो रहा है, सॉइल खराब हो रही है, चारों तरफ पॉल्यूशन है। तो हर कंट्री जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टेप्स ले रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है एनवायरमेंट को सही करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स ले रही है, क्या क्या उन्होंने आज तक जो किया है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो सारे इवेंट्स के रूप में, क्या बोलोगे, वो सारे जो इवेंट्स के रूप में है जहां पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है। ये सारे इवेंट्स या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसमें यूएनसीडी, यूनेप, यूएनसीसी, यूएनओ का खुद का रोल क्या है, ठीक है। वो सारी तमाम जो वर्ल्ड लेवल पे एजेंसी बनी है आज तक, जो इवेंट्स हुए हैं, वो सारे के सारे इवेंट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, वो लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर आपको ये इवेंट्स और इनका पर्पज, इवेंट्स क्या होता है, इवेंट और उसका पर्पज अगर आपको अच्छे से पता है, दो चीजें, तो कभी भी आपका इवेंट्स का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। यानी कि इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप क्या कर दोगे, बहुत इजीली सही कर सकते हो, ठीक है।
तो ये जो हिस्से हैं आप देख लीजिए 60 क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट ऐसा पार्ट है जिनको आपको रियल में क्या होगा, जब फर्स्ट राउंड में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो वहां से वो क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आपके सही होने चाहिए। सही बात है। अब इसके अलावा फिर बाकी की जो बचपन वाली बातें हैं, बचपन वाली बातों का मतलब जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, वेस्ट वाटर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। बाकी आजकल जो प्लास्टिक, ई वेस्टेज, इस तरह के जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उनको भी आप क्वेश्चन एग्जाम में सही अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उस पेपर को जब आप उठा के देखोगे तो जो दिक्कतें आ रही है वो कहां पर दिखाई देगी, इन न्यूमेरिकल्स में। समझ रहे हो, न्यूमेरिकल पेपर में 7-8 आ गए तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पूरे 8 के 8 न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि मैथमेटिकल होता है ना, उसमें टाइम लगता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब चीजों के अंदर अपने पास टाइम लिमिटेशन रहती है। तो अपन जैसे बीओडी कैलकुलेशन है, इनके सबके अलग अलग न्यूमेरिकल्स का भी पार्ट अपन देखेंगे। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा कि ये जो 60 क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उसके अंदर अपन को बेसिकली दो चीजें तो बहुत अच्छे से पता लग गई कि जो मेजोरिटी के अंदर क्या होने वाला है, तो एक्ट, मेजोरिटी के अंदर क्या होने वाले हैं, एनालिसिस के क्वेश्चन, और मेजोरिटी में कौन होने वाले हैं आपके 5-6 इवेंट्स के। ये 3 पार्ट ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में तुम भी सही करके आओगे, तुम्हारा पड़ोसी भी क्वेश्चन सही करके आएगा, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम भी सही करोगे तो वो बाजू वाला भी सही कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पार्ट है आपके, ये 3 पार्ट ऐसे पार्ट है कि जहां पर अगर अपन सही पढ़ते हुए चले तो इन्हीं से अपने सिलेक्शन की क्या होगा कि अपना डिसाइड हो जाएगा कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है। अब जो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो चीजें स्टार्ट करने वाले, एक पार्ट तो क्या चलेगा यहाँ पर एनालिसिस का, एक पार्ट में क्या चलेंगे आपके एक्ट चलेंगे, ठीक है, और एक हिस्से में क्या चलेगा आपका यहाँ पर इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स में एक आदत डाल के रखना अभी से कि आपको जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एनवायरमेंटल की गूगल में कोई सामने आती है तो उसको पढ़ने की आदत डालना। जैसे आज अपनी हैबिट हो गई ना, एफएसएसआई का कुछ भी नाम आता है गूगल में तो अपन एक बार क्लिक करके देख ही लेते कि एफएसएसआई ने क्या लॉन्च किया है या एफएसएसआई ने कुछ नया क्या किया। ऐसे ही आपको 2 महीने तक एक काम करना है कि जो भी कोई इवेंट्स वगैरह हो रहा है वर्ल्ड में, क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो एक बार उसकी रीडिंग जरूर लगा लिया करो कि चल क्या रहा है। उससे क्या होगा कि अपने को इनको पढ़ने में फायदा मिलेगा, टॉपिक्स को कि पता लगेगा कि कोई कोई पॉल्यूशन में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें पता लगेगी, ठीक है। अब आई रही है ना, जैसे इंडिया में भी कि गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है चीज, तो उसके रीजन है वो सब, वो अपन देखेंगे जब इवेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्ट वाला पार्ट, वो हिस्सा स्टार्ट करें जो आपके क्या होगा कि एग्जाम में आप लोगों के लिए टफ पड़ेगा सबसे लिए, क्योंकि एक्ट वगैरह कोई पढ़ता नहीं है। आपने एयर वाटर पॉल्यूशन तो पढ़े होते हैं लेकिन एक्ट के बारे में नहीं पता होता है, तो अपन सबसे पहले एक एनजीटी एक्ट की बात यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्या होता है, जनरली पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है, एक बचपन वाला तरीका होता है। बचपन वाले तरीका क्या कहता है कि हाँ साहब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ लो। बचपन वाला तरीका क्या होता है कि एटमॉस्फेयर पढ़ लिया साहब। बचपन वाला तरीका क्या कहता है, हमने इसके बाद पोल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद वाटर पढ़ लिया, एयर पढ़ लिया, येलो साहब, वेस्ट वाटर भी पढ़ लिया। चलो ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी की 7th-8th की बुक से शुरू करोगे ना आप 12th की बुक तक, तो वहां पर इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक के रूप में आपको मिलते रहेंगे। इनको आप साइड बाय साइड पढ़ते रहो, चाहे समझ रहे हो बात को, आप अपने इंटरेस्ट के खातिर पढ़ते रहो। लेकिन अपन ऐसा नहीं करने वाले कि आज एनवायरमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट क्या क्या होता है, वो एक तरीका अलग होता है अपने आप में। अपना टू द पॉइंट ये रहता है कि 60 जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उन 60 क्वेश्चन के अंदर से जो पार्ट बन रहे हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन सीधा क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे अपन ने क्या बात करी, एनजीटी सिलेबस के अंदर देखोगे पार्ट ए के अंदर तो एनजीटी का नाम लिखा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बराबर बात है। तो तय है एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, ये बात समझ रहे हो बात को। यहां तो पता नहीं कि एनवायरमेंट की डेफिनेशन से लेके लास्ट तक भगवान जाने क्या होने वाला है अपने साथ, समझ रहे हो बात को। लेकिन यहां फिक्स है कि यहां पर आपने 4 पेज पढ़ लिए तो आपके जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले वो 100% सही होंगे, ठीक है। तो क्या कहता है आपका एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सही बात है, नेशनल ग्रीन
ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें तो ये क्या होता है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, हिंदी नाम हो गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का नाम। तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें अपन यहां पर, तो रियल में ये क्या हो गई, एक तरह की एजेंसी हो गई। ट्राइब्यूनल क्या होता है, एजेंसी। जैसे अपने एजेंसी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सेशनल कोर्ट होते हैं, वैसे ट्राइब्यूनल भी क्या होता है, एक तरह का कोर्ट ही होता है। समझ रहे हो बात को, वहां पर भी क्या होती है, सुनवाई होती है, ठीक है। लेकिन ग्रीन वर्ड आया है तो मतलब किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उन सभी इश्यूज की कहां पर सुनवाई होती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में होती है। जैसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशनल कोर्ट में होता है वैसा ही कुछ यहां भी होता होगा, ठीक है। तो इस तरह की वहां पर भी क्या होते हैं, जो मामले होते हैं एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन सब इश्यूज या डिस्प्यूट्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो क्या था कि जब बात करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है आपका स्टेब्लिश हुआ है ना, स्टेब्लिश हुआ, किसके अंडर स्टेब्लिश कर दिया गया इसका, एनजीटी एक्ट। क्या बोलोगे, एनजीटी एक्ट 2010, क्या बोला जाएगा आपका, एनजीटी एक्ट 2010 है। इस एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर क्या किया गया, इसको स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो अगर स्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंदर जो स्टेब्लिश हुआ वो कहां पर हुआ, 18 अक्टूबर 2010, बराबर बात है, समझिए बात को। अब इससे क्या पता चला, क्या 2010 से पहले क्या जो भी एनवायरमेंटल से क्या इश्यूज थे वो हमारे इंडिया के अंदर सॉल्व नहीं किए जाते थे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पहले भी एनवायरमेंटल से इश्यू तो सॉल्व किए ही जाते थे, लेकिन वो किस लेवल पे किए जाते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस लेवल पे किए जा रहे थे, समझ रहे हो बात को। तो उसके जो भी हमारे जो जनरल सिविल कोड थे, क्या बोलोगे जनरल, अरे सिविल कोड तो समझते हो ना, सिविल का कोई भी मामला हो गया तो अपन जो जिस कोर्ट में जा रहे हैं वो क्या कहलाती है आपकी, कोड ऑफ सिविल। क्या कहलाता है वो, कोड ऑफ सिविल। जो सिविल के मैटर होते हैं तो उसको कोड ऑफ सिविल बोलते हैं अपन। तो अपन हमेशा कहां पर जाते थे, कोड ऑफ सिविल के अंडर। हमारा जो कोड ऑफ सिविल बना हुआ है वो कब बना हुआ था, 1908 में। 1908 के अंदर हमारा कोड ऑफ सिविल बना हुआ था, जहां पर क्या होता है, जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा चोरी वगैरह कुछ भी मामला होता है, कोई भी लड़ाई, सारे मामले का किसके अंडर सुलझाए जाते थे, कोड ऑफ सिविल के अंदर, 1908। तो पहले क्या हो रहा था कि जब 2010 से पहले की बात करें तो एनवायरमेंटल का भी जब मैटर जाता था तो वो भी कहां पर जाता था, कोड ऑफ सिविल के अंडर जाता था और वहीं पर सोल्व होता था। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो कोर्ट के ऊपर एक बर्डन था पहले से, सिविल मैटर को सुलझाने का एक बर्डन था, उसी टाइम आप एनवायरमेंटल का इशू लेके जा रहे हो। एनवायरमेंटल इशू का मतलब क्या हुआ, समझिए बात को। जैसे कोई गांव है, ठीक है, कोई सड़क बनानी है, मान लो आपको जयपुर से दिल्ली तक कोई सड़क बनानी है, तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, जब रोड बनेगा आपका तो बहुत सारे उसमें क्या होंगे, खेत भी होंगे, फॉरेस्ट भी होगा, ठीक है, पेड़ पौधे भी कटेंगे बहुत सारे। अब किसी का खेत की जमीन जाएगी तो वो तो क्या मांगेगा भाई, मुआवजा। वो क्या बोलेगा, मुआवजा। या वो ये बोलेगा कि अननेसरी में आप मेरे खेत से, जमीन में से रोड को क्यों लेके जा रहे हो, आप रोड से क्या करो, इसको दूर, रोड को दूर लेके जाओ। भाई मेन सिटी के बीच में से लेके जाओ ना आप रोड को, आप गांवों के अंदर खेतों के बीच में से क्यों लेके जा रहे हो। क्या बन गया, डिस्प्यूट। जब भी इस तरह के डैम बनते हैं, कोई पुलिया बनती है, डैम बनता है, कोई रोड बनता है, कोई एयरपोर्ट बनता है, तो इस तरह के क्या होते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट जब कोड ऑफ सिविल के अंडर जाते तो उसका नतीजा क्या हुआ, ना तो टाइम पे रोड बन पाया, ना उसको सही तरह से मुआवजा मिल पाया। दोनों समस्या होगी, ना तो वो रोड बन रही ढंग से, ना वो आपका क्या हो रहा है वहां पर उसको मुआवजा मिल रहा, दोनों चीजें नहीं हो रही। क्या क्रिएट हो गया, डिस्प्यूट। क्या क्रिएट हो गया, डिस्प्यूट। और ऐसे जो डिस्प्यूट होते थे वो 8-8 10-10 साल तक क्या होता था, उसको सॉल्व ही नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी जो कोर्ट होते थे उनके ऊपर बर्डन है और एनवायरमेंटल का इश्यूज आया है, उस इश्यू की वजह से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया के अंदर ये लगा गया कि कोड ऑफ सिविल ने क्या करा,
कि हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसने एक डिसाइड किया, पार्लियामेंट ने डिसाइड करा कि जैसे हम कोर्ट बनाते हैं, जैसे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाए, वैसे एक ट्राइब्यूनल बना देते हैं हम, और उस ट्राइब्यूनल को क्या दे देते हैं, अधिकरण। ये ट्राइब्यूनल क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड इश्यूज उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जब फूड से रिलेटेड जब बात करते हो, फूड के जब डिस्प्यूट होते हैं, फूड कंपनी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, उनके लिए भी क्या बना दिया गया है, एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया है। ठीक है, फूड का भी क्या बना हुआ है, एक ट्राइब्यूनल बना हुआ होता है, जहां पर वो फूड से रिलेटेड जो भी कोई इश्यू होगा उसको उसमें सॉल्व किया जाएगा। तो हमारी पार्लियामेंट को एक पावर है इस तरह के ट्राइब्यूनल को स्टेब्लिश करने की। बस उसको स्टेब्लिश करने के लिए उसके साथ में क्या बनाना पड़ेगा, एक एक्ट बनाना पड़ेगा, और इस एक्ट के अंदर जो भी चीजें होगी उसी हिसाब से क्या लिया जाएगा, डिस्प्यूट, सॉरी, उसी हिसाब से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। और इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो पर्पस क्या है कि कोई भी जो डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया जाएगा विद इन 6 मंथ। इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्यूट सॉल्व विद इन 6 मंथ। कोई भी केस वगैरह हुआ, उसका डिस्प्यूट हुआ, तो उसमें कोशिश ये रहेगी कि आप उसको उसके अंदर 60 मंथ के, सॉरी 6 मंथ के अंदर उस डिस्प्यूट को क्या कर सको, वहां पर सॉल्व कर सको। ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फायदा हो गया, एक तो अननेसेसरी का कोड ऑफ सिविल कोड के ऊपर बर्डन नहीं हुआ, और दूसरा क्या हो गया कि आपके जो भी डिस्प्यूट थे उनको टाइम रहते हुए उनको सुलझा दिया। जैसे किसी को मुआवजा वगैरह देना था वो हो गया, वो सब चीजें हो गई। जैसे मान लीजिए कहीं पर डैम बनाया, डैम टूट गया, डैम टूटने से पता लगा 4 लोग क्या हुए, पानी के अंदर बह गए, तो उनको क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए। तो भी कौन सॉल्व करेगा, एनजीटी सॉल्व करवाएगा। समझ रहे हो, तो कई तरह के डिस्प्यूट होते हैं जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, उन सबको सॉल्व करने का काम कौन कराएगा, आपका एनजीटी कराएगा। समझिए बात को। अगला जो पॉइंट है, आपकी जो एनजीटी है वो कैसी बॉडी है, समझिए बात को। अगर एनजीटी की बात करें ये, तो आपकी जो एनजीटी है वो एनजीटी क्या है, एक सिचुएटरी बॉडीज है, यानी कि सांविधिक निकाय। अब वापस ये नया वर्ड आ गया, इस वर्ड को कैसे समझो। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल। कैसी बॉडी है ये, संवैधानिक बॉडी है। इसी तरह से जो आपका आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये भी कैसी बॉडी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये तो क्या होती है, आपकी संवैधानिक निकाय। जो भी आपके कोर्ट वगैरह होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जबकि आपका जो ये ट्राइब्यूनल्स होते हैं कैसी बॉडी होती है, आपकी सिचुएटरी बॉडीज होती है, सांविधिक निकाय। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई ना, सही है, बिल्कुल सही है साहब। सिचुएटरी बॉडीज आ गई आपकी। एफएसएसआई कैसी बॉडी है आपकी, हाँ, कौन सी बॉडी है एफएसएसआई, सिचुएटरी बॉडी है, अपेक्स बॉडी। अपने इंडिया की क्या है, अपेक्स सिचुएटरी बॉडीज बनी हुई है। ठीक है, आ जाइए साहब। नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट ऑथोरिटी। आगे समझ। 2010 से पहले जो ऑथोरिटी क्या था, 2010 में तो क्या बना आपका
ट्राइब्यूनल बना, उससे पहले क्या थी, ये अपीलेट ऑथोरिटी थी। ये स्पेलिंग का अपीलेट ऑथोरिटी, तो नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट ऑथोरिटी रिप्लेस्ड बाय एनजीटी। ये लो साहब, यानी जो एनजीटी 2010 में आया, ये एनजीटी 2010 में आके इस नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट ऑथोरिटी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एनजीटी हैज ए 5 प्लेस ऑफ सिटिंग। सही है, आपकी जो एनजीटी है वो क्या है, आपकी 5 प्लेसेज ऑफ सिटिंग है, यानी कि जो 5 जगह ऐसी है जहां पर एनजीटी के मेंबर क्या होते हैं, बैठते हैं। बराबर बात है। अगर इनकी बात करें अपन, भोपाल, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, एक नाम आप लोग बता दो, चेन्नई। मुंबई नहीं है भाई। ठीक है, याद क्या रखना है, इसको याद करने में ये ज्यादा अच्छे से बोलना कि मुंबई नहीं है। अरे 4 महानगर है ना अपने, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तो आ गया, किसको हटा दिया, मुंबई को हटा दिया, तो जिसको हटा दिया ना वो याद रखना। एग्जाम में पूछा हो क्वेश्चन है ये कि एनजीटी एनजीटी कहां पर नहीं है, तो एनजीटी का प्लेस कहां पर नहीं है, मुंबई नहीं है। और एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां है, अरे हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली। ये लो HQ कर देना यहाँ पर। ठीक है, मैन सिटिंग कह सकते हो, हेडक्वार्टर की जगह कई बार अगर लिख देना ऐसे मैन सिटिंग। चलो सर, ये भी पता लग गया हमको। ऑब्जेक्टिव अभी मैं नहीं लिखा रहा, ये फालतू फालतू बातें हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो अब अपने जहन में होना चाहिए ना। इफेक्टिवली डिस्प्यूट को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर कम कर रहा है, खर्चे, मतलब कम टाइम के अंदर कम खर्चों के साथ में डिस्प्यूट को सॉल्व करना। और दूसरा, कोई भी डैमेज हो गया हो तो उस डैमेज से रिलेटेड क्या करना, उसको फुलफिल करवाना। मान लीजिए कोई डैमेज हुआ किसी वजह से, मान लीजिए किसी वजह से कहीं पर फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, फॉरेस्ट को कहीं पर जला दिया गया, तो उस डैमेज को भी क्या करवाना, फुलफिल करवाना। और किसी को कंपनसेशन दिलवाना है ना, किसी को मान लो अगर किसी वजह से हुआ प्रॉब्लम तो उसका कंपनसेशन भी दिलाने का काम कौन करेगा, एनजीटी करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को अभी क्या समझना है, इसका स्ट्रक्चर समझना। हाँ, अब सबसे मेन चीज है कि ये जो क्या हुआ, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ये साहब क्या हुआ, यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ। तो जब भी एक्ट के अंदर कोई चीज स्टेब्लिश होती है ना, तो हर चीज एक्ट में क्या होता है कि डिसाइडेड होता है। डिसाइडेड का मतलब किस चीज की वजह से ऐसा ही होगा। तो ऐसा होने के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, सेक्शन 3। क्या बोलोगे यहाँ पर, सेक्शन 3 दे रखा है। तो सेक्शन 3 का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सेक्शन 3 किसके लिए, यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि इसका स्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, सेक्शन 3 के अंदर हुआ है, तो सेक्शन 3 आपका सीधा सीधा यही कहता है हमेशा कि एनजीटी एक्ट का जो है स्टेब्लिशमेंट सेक्शन 3 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए साहब ये, हाँ जी। अब आपने यहां पर देखो पहली बात क्या करी, यहां पर स्टेब्लिशमेंट की बात कर दी। अब स्टेब्लिशमेंट के बाद जो बात करोगे, अगला क्या बात करोगे, इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर यानी जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसका स्ट्रक्चर या संरचना किस तरह की है।
यानी इसमें कंपोजिशन किस तरह का, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। हाँ जी, अब स्ट्रक्चर और ट्राइब्यूनल में स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करोगे तो ऐसे थोड़ी बोलोगे सॉलिड लिक्विड गैस का कंपोजिशन है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। ट्राइब्यूनल तो किससे बना है, मेंबर से बना होता है। तो इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कंपोजिशन में क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा जो स्ट्रक्चर या जो कंपोजिशन है ये तो किसके अंडर था, सेक्शन थर्ड में तो इसका क्या किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट। और सेक्शन फोर्थ में क्या किया गया था आपका, ये लो साहब, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। अरे वैसा का वैसा ही है सेम, जैसे आप एफएसएसआई के स्टेब्लिशमेंट की बात करते हो ना, वैसा का वैसा आपको बात करना है। अब किसका, एनजीटी का बात करना है। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर या कंपोजिशन के अंदर बात करें तो तीन तरह के मेंबर होते हैं। क्या बोलोगे, तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के अंदर क्या होता है, एक तो आपका सबसे मेन कौन होता है, चेयरपर्सन। क्या होता है आपका, चेयरपर्सन। दूसरा, अरे इन केसेज को कौन सोल्व करवाएगा, आप और मेरे जैसे तो नहीं करवा सकते, है ना। जुडिशियल मेंबर, क्या कहलाएगा इसमें, जुडिशियल मेंबर। और एक्सपर्ट मेंबर। एक्सपर्ट का मतलब यहां पर ये हुआ कि एनवायरमेंटल साइंस की जो नॉलेज रखता हो उनसे मतलब है। बाकी लोगों से, एक्सपर्ट से मतलब नहीं है, कि जो जिसको थोड़ा एनवायरमेंटल फील्ड में जिसने काम किया हो अपनी तरफ से, वो आपका एक्सपर्ट मेंबर होना चाहिए। कितने तरह के होते हैं स्ट्रक्चर कंपोजिशन में, तीन तरह के लोग होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है, ये जुडिशियल मेंबर होता है, एक्सपर्ट मेंबर होता है। सही बात है, चेयरपर्सन कभी दो हो सकते हैं, नहीं साहब एक ही होता है चेयरपर्सन। तो इसका मतलब ही क्या होता है, चेयरपर्सन यानी वन पर्सन। तो ऐसा जो एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर आपके क्या हो सकते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। ये लो साहब, मिनिमम 10 होते हैं, मैक्सिमम कैसे होते हैं आपके 20 होते हैं। ये लो साहब, जुडिशियल मेंबर। सही बात है। आ जाइए इसी तरह से एक्सपर्ट मेंबर की बात करें अपन, मिनिमम कितने होते हैं, 10 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये लो साहब, हाँ जी, ध्यान रह जाएगा। मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम कितने होते हैं, 20 मेंबर हो गए। ठीक है, चलो साहब, चेयरपर्सन 1 पर्सन हो गया। हाँ जी, अब बात करते हैं कि चेयरपर्सन कौन हो सकता है, कौन हो सकता है चेयरपर्सन, कौन हो सकता है। जो भी मान लीजिए, या तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, या हाई कोर्ट का जस्टिस। समझ रहे हो, जस्टिस तो समझ गए ना, जो फैसला सुनाता है। तो या तो क्या होगा, चेयरपर्सन आपका सुप्रीम कोर्ट का पर्सन होगा, या ये भी क्या होगा, हाई कोर्ट का क्या होगा, जस्टिस होगा। ये लो साहब, वर्किंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं। हाँ जी, ध्यान रखना, वर्किंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं, दोनों बात है। ठीक है, अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जस्टिस है, तो अब पहली बात आई कि ये जो मेंबर्स आपने बोले कि स्ट्रक्चर कंपोजिशन में जो इसके मेंबर्स होते हैं, अगर इन मेंबर्स की बात करें तो ये सारे जो मेंबर्स होते हैं इनकी टर्म कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए, और दोबारा इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। एक बार चुन लिए गए उसके बाद इनको हटना ही है, दोबारा रीअपॉइंटमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जब जज होता है, तो ऐसा जज जब ट्राइब्यूनल का जब चेयरपर्सन बनता है, तो उसके लिए जो एज डिसाइड दे रखी है 70 ईयर, या तो वो क्या करेगा, अपने 5 साल पूरे करेगा, या फिर अगर वो एज 70 साल हो गई, मान लो उसकी 2 साल बाद भी एज कितनी हो गई, 70 साल हो गई, तो वो उस पद से क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा।
मतलब वहां से हट जाएगा। उन्होंने पहले ही कहा या तो 5 साल आप कंप्लीट कर लो, और अगर आपकी एज 70 ईयर हो गई पहले, इन 5 साल से पहले भी अगर 70 ईयर हो गई, तो आपको चेयरपर्सन की सीट क्या होगी, छोड़नी पड़ेगी। हाई कोर्ट का अगर जस्टिस है वो, तो उसके लिए कितनी है, 67 ईयर। ये लो सर, बिल्कुल सर, ये जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, ठीक है, बस होने चाहिए कौन, फैसला देने वाले लोग, जज होने चाहिए ना, जुडिशियल मेंबर वगैरह। आ जाइए साहब, अगर इधर की बात करें अपन, ऐसे जो जुडिशियल मेंबर होते हैं 67 ईयर, वही बात है, या तो 5 साल पूरे करोगे आप, और पहले एज हो गई तो अपने घर जाओ फिर। आ जाइए। ठीक है साहब, स्ट्रक्चर कंपोजिशन सेक्शन 4 हो गया, बराबर बात है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट था, जैसा आपने बोला सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस, ये भी कोई जस्टिस, और ये कोई एनवायरमेंटल साइंस के एक्सपर्ट, ठीक है। यानी कि थर्ड जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी, एलिजिबिलिटी की। किसकी बात थी यहाँ पर, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। योग्यता ही थी ये सब, आपके सामने ये क्या थी, योग्यता। और ऐसी जो योग्यता थी, इसकी बात कहां पर करते हैं, सेक्शन 5 में। एलिजिबिलिटी किसके अंदर आ जाती है आपकी, सेक्शन 5 में आ जाती है योग्यता, एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब उसमें कई चीजें हैं, जैसे मान लो आप 18 साल तक अगर आपने न्यायपालिका जुडिशियल में अगर काम किया है, तो 5 साल आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने एनवायरमेंटल के मैटर्स देखे हो, ठीक है। ऐसी कई चीजें हैं इनमें, तो उनमें अपन को जाना नहीं है। एलिजिबिलिटी अपने सेक्शन 5 के अंदर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपॉइंटमेंट। ये थर्ड पॉइंट था, इसको कर देना फोर्थ पॉइंट, वो क्या आपको याद करने में आसान हो जाएगा। अपॉइंटमेंट, चलिए साहब, चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करेगा, हाँ जी, चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का ये जज, या कोई हाई कोर्ट का जज, कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलोगे, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सीजी लिख दिया करो। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपका सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको क्या करेगी, अपॉइंट करने का काम करेगी। ये लो साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, यहां पर इसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। किसने सुझाव दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अरे मजिस्ट्रेट को, जज को कौन समझेगा, जज ही समझ सकता है, दूसरा कौन समझेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज है, एक वर्ड आता है चीफ जस्टिस क्या होता है, चीफ जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डेंस चुनेगा वो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये रिकमेंड करेगा। अब समझना बात को, अगर ऑप्शन में आपको पूछा जाए चेयरपर्सन का अपॉइंट कौन करता है, तो पहले क्या टिक करोगे, ध्यान रखना, सीजी। फर्स्ट चॉइस में क्या टिक करोगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला टिक आपको यही करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और वहां पर क्या दे रखा है, चीफ जस्टिस, तो दूसरा क्या टिक करोगे आप, चीफ जस्टिस को आप टिक करोगे, ध्यान रखना, ऐसी चीजें एग्जाम में हो जाती है। तो पहले अगर सीजी दे रखा है तो सीजी टिक करना है, सीजी नहीं दिया हुआ है तब क्या टिक करोगे आप, चीफ जस्टिस, ठीक है। क्योंकि सीजीबी जब करेगी ना अपॉइंटमेंट, तो किसकी राय लेगी, चीफ जस्टिस से लेगी, कि बताओ कि आपके सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज है जिसको इसका एनजीटी का अपन चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, या किसी हाई कोर्ट के चेयरपर्सन, हाई कोर्ट के जज को अपन चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय सीजी ऑफ इंडिया हो गया, बात खत्म। ये लो साहब, चलो साहब, बताओ साहब,
सब कुछ वैसा सही है एफएसएसआई जैसा, समझ रहे हो बात को? वहां भी चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर कौन चुनेगा? याद करो, वहां भी ऐसा ही था, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी 22+1, तो 1 तो चेयरपर्सन तो डिसाइड हो गया, लेकिन 22 डिसाइड कौन करती है? सिलेक्शन कमेटी। तो बिल्कुल सही बात है। अगेन वही बात, क्या बोलोगे? अदर मेंबर्स बाय सिलेक्शन कमेटी। येलो साहब। हाँ जी, सेक्शन 5 क्या लिखे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। सेक्शन 6, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 6 यही कहता है हमको कि अपॉइंट कौन करने वाला है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है साहब। कोई दिक्कत यहां तक? चेयरपर्सन, अच्छा इसमें ये नहीं लिखा ना, चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय, सॉरी, चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय ऐसे लिखना, नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। फिर अदर मेंबर आ गए समझ में। हाँ, सेक्शन 6 के अंदर हो गई बात अपॉइंटमेंट की। चलो साहब। हाँ जी, अब बात करते हैं अपन टर्म। ये चौथा पॉइंट था आपका। जो फिफ्थ पॉइंट है टर्म, टर्म का मतलब होता है पदावधि या ड्यूरेशन। जिस पद पे हो उसकी ड्यूरेशन कितना है? सेक्शन नंबर आ गया आपका 7, और इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 ईयर, 5 साल के लिए। और ये बाकी की बातें सारी, एज वगैरह ये सारी बाकी की चीजें आ गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर क्या किया? स्टेब्लिशमेंट कर दिया। सेक्शन 4 में क्या आ गया? स्ट्रक्चर कंपोजिशन आ गया। सेक्शन 5 में कौन आ गई? एलिजिबिलिटी आ गई। और सेक्शन 6 के अंदर अपॉइंटमेंट आ गया। सेक्शन 7 के अंदर टर्म आ गया, ठीक है। टर्म का मतलब क्या हो गया आपका? 5 साल, ठीक है। और बाकी एज तो रहेगी आपकी हमेशा ऐसे ही ऐसे। बिल्कुल सही है येलो साहब। चलो साहब। हाँ जी, सेक्शन 8, रेजिग्नेशन, ठीक है। हैंडेड एड्रेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी को रेजिग्नेशन देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी को दे दो साहब, ठीक है। अपना रेजिग्नेशन डाल लो और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए, ये लो साहब, ठीक है। और अपने ऑफिस को आप छोड़ सकते हो। रिजाइन देयर ऑफिस, रिजाइन देयर ऑफिस, उस ऑफिस को, ट्राइब्यूनल के ऑफिस को आप छोड़ दो, ठीक है। रिजाइन दे सकते हो आप सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है। सैलरी कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। देती कौन है सैलरी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, गिवन बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी साहब। सेक्शन 10, अगर किसी को हटाना हो तो वो किसके द्वारा होगा? हटाने का काम भी कौन करेगा? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। हाँ जी।
ठीक है, चलो साहब, एनजीटी के अंदर, एनजीटी का जो एक्ट है 2010 का, इस एक्ट के अंडर ध्यान रखना 5 चैप्टर्स है। क्या है? 5 चैप्टर है और आपके 3 शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड और आपका शेड्यूल थर्ड। बिल्कुल सही बात है येलो साहब। इसमें से जो आपका शेड्यूल फर्स्ट है वो एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस शेड्यूल फर्स्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या आते हैं, 7 लॉज आते हैं। मतलब आपके सामने दिखने में तो ये लग रहा है कि एनजीटी एक्ट एक ही है 2010, लेकिन रियल में ये क्या कर रहा है, 7 अलग अलग तरह के जो लॉज हैं उनमें सभी में जो एनवायरमेंटल का जो इश्यूज आएगा, उन 7 लॉ से रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज को ये क्या करेगा, एनजीटी सॉल्व करने का काम करेगा। जैसे आपका बात करें यहां पर वाटर एक्ट, ठीक है, वाटर एक्ट है जो आपका 1974 के अंतर्गत आया है, जिसमें क्या मतलब है, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974। दूसरा इसी से मिलता जुलता है वाटर सेस। सेस समझते हो, जैसे वाटर के ऊपर टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है, या वाटर से रिलेटेड जो भी वाटर की कमी हो रही है उन सब चीजों से रिलेटेड वही सेम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1975। इसका 1974 3 साल बाद आया था, हाँ 3 साल बाद, 3 साल बाद करना इसको, 3 साल। 1977 वाटर सेस एक्ट 1977। थर्ड, फॉरेस्ट एक्ट 1980। क्या बोलोगे, फॉरेस्ट एक्ट 1980, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड था, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, संरक्षित करना। फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980। 3 एक्ट हो गया आपका, 74, 77 और 1980 का एक्ट हो गया। इसी तरह से आपका एड्स से रिलेटेड वही, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। रियल में एनवायरमेंट का जो सही कंट्रोल होना शुरू हुआ था ना, वो 1986 के इस एक्ट के बाद ही शुरू हुआ था रियल में। इतना पहले इतना इफेक्टिव नहीं था सब कुछ। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एग्जाम में 101% इसमें से क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है इसमें से। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1992। अपने जो सिलेबस में है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, और एक ये वाटर एक्ट है अपना पहला वाला। तो ये 3 तो पढ़ने ही है, वैसे भी पढ़ने अपने को।
एक तो ये पढ़ना ही है, दूसरा ये पढ़ना ही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 3 पढ़ने और इन तीनों में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। और आए भी हैं, कुछ पिछले पेपर में थे भी। ईयर ध्यान रखने हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपको पूछ लेंगे एनजीटी एक्ट कौन से लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं कि लिख तो सब देंगे वहां पे, ईयर चेंज कर देंगे। ऑप्शन सारे होंगे लेकिन ईयर चेंज कर देंगे, तो ईयर चेंज करते ही वो बात ही खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखना, जैसे ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट एक्ट 1980 की जगह इसको क्या कर दिया, 86 कर दिया। ठीक है, तो वो 86 करते ही वो ऑप्शन में से क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो क्या होता है 80 होता है, तो ये क्या हो गया 7 लॉ में से ये लॉ तो नहीं था फिर, क्योंकि जो था वो था फॉरेस्ट एक्ट 1980। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर ये जो 7 लॉज है, इन 7 लॉ से रिलेटेड जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है, जो भी एनवायरमेंटल इश्यू पुट्स, उन सबको सॉल्व किया जाएगा सातों के सातों लॉ के अंदर से। ठीक है, ठीक है। और बातें सिंपल सिंपल बातें हैं और कुछ ही नहीं है। तो ये कह सकते हो एक तरह की, अरे समझो बात को, ये एनजीटी की क्या है, पावर, एक तरह की पावर ऑफ एनजीटी, कि एनजीटी की इतनी पावर है कि जो अलग अलग तरह के जो 7 तरह के एक्ट थे, उन 7 तरह के एक्ट को भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं पर। तो इसकी पावर हो गई है कि इनसे रिलेटेड जो इश्यू डिस्प्यूट थे उनको भी कौन सॉल्व कर रहा है, एनजीटी कर रहा है। तो एनजीटी की पावर के अंदर ये 7 लॉ आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगला जो है कर्व्स, एनवायरमेंटल डैमेज एक्टिविटीज। हाँ जी, क्या मतलब आया इसका, समझो बताओ। कि एनवायरमेंटल के डैमेज से रिलेटेड जो भी कहीं एक्टिविटीज होगी उन सबको कर्व करना, यानी उनको रोकना पकड़ना, वो सारी चीजें आ गई। कहीं भी इनको लग रहा है एनवायरमेंटल डैमेज एक्टिविटी चल रही है तो ये कर्व कर देगा, वहां पे पकड़ने का काम करेगा उसको। इसी तरह से स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ EIA, एनवायरमेंट, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अपने आप में पूरी की पूरी एक यूनिट है, और इस यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, और इस बार भी आएंगे, पहले भी आए। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस का सबसे जो एक्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। आज आपने कोई रोड बनाया, कोई पुलिया बनाई, कोई डैम बनाया, उसके बनाने के बाद क्या इंपैक्ट आने वाला है उसके सराउंडिंग, वहां रहने वाले पशु पक्षियों को क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, वहां के लोकल्स को क्या दिक्कत आने वाली है, वहां की जो फ्लोरा फोना है उन सबको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, उसका पहले ही डैम बनाने, रोड बनाने से पहले उसका क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, अनुमान लगाना। जब भी कोई डैम बनाया जाता है ना, पहले उस एरिया की स्टडी होती है कि यहाँ का फ्लोरा कैसा है, फोना कैसा है, क्योंकि उनको पता है एक बार डैम बन गया तो ये फ्लोरा और फोना यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, उसका पहले से उसका नुकसान हो जाए। कितना नुकसान होगा वो क्या कहलाता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए क्या फॉलो करना पड़ता है, EIA। EIA को फॉलो करने की एक क्या होती है, मेथोडोलॉजी होती है। वो मेथोडोलॉजी क्या होता है ना, बहुत बार होता है ना कि अपन सुनते बहुत बार कि यार इस जगह से रोड बनेगा, फिर अपन सोचते रहते यार ये रोड अभी भी नहीं बना, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, रोड बन क्यों नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जो EIA का जो प्रोसीजर है उससे उसको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। EIA से जब एक बार प्रोसीजर से आप पास हो जाता है वो प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद में क्या होता है, आपका जो रोड है, डैम है, वो सारा बनने का प्रोसीजर शुरू होता है।
तो जितने भी बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी प्रोजेक्ट को कहां से गुजरना पड़ता है, ईआईए के प्रोसेस से। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स 4 क्वेश्चन के रूप में अपने एग्जाम पेपर में होते हैं और अलग से अपन ईआईए को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, तो अपन चाहे ना तो जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, यहां पर बोल लेते नहीं ये 10 क्वेश्चन ये थे, 8 से 10 ये इवेंट्स ये रियल में अगर इसमें ईआईए को और जोड़ते हैं तो ईआईए को जोड़ते तो इसमें 4 क्वेश्चन सीधे सीधे ईआईए से आने वाले हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 4 तो आते हैं कम से कम। तो एक यूनिट में से अगर 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं तो अपने आप में क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे ये चीजें। अभी ये नाम आया है तो ईआईए को कंट्रोल कौन कर रहा है, एनजीटी कर रहा है। मान लो कल को रोड वाला बनाने वाला था, उसने तो झूठ में ईआईए से पास भी करवा लिया और कल को वहां बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, नुकसान हो गया कुछ भी, तो उसको कौन फिर देखेगा, एनजीटी देखेगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से एनजीटी अपने लिए क्या हो गया, हमेशा इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत सारी चीजें हैं इसमें एनजीटी में पावर वगैरह से रिलेटेड, लेकिन वो सारी चीजें अब जो मैंने बोली है ना बातें, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा इसके अंदर कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, कोई भी जैसे केसेज का जो डिस्पोजल होता है, एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, जैसे आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी और एप्लीकेशन अप्लाई से लेके डिस्पोजल तक का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, आपने किसी चीज की एप्लीकेशन लगाई और उसका जब तक डिस्पोजल हो रहा है तब तक ये ड्यूरेशन कितना रहता है आपका, 6 मंथ। वही आपका 6 मंथ ही बोला था अपन ने, तो ये नोट डाल देना ये भी। पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट कि जब अपन एनजीटी की बात कर रहे हैं तो रियल में एनजीटी की जब बात करें अपन, तो एनजीटी खुद क्या है कि इसकी जरूरत जो हो रही थी उसका कारण क्या था कि हमारा जो संविधान था, मैंने क्या बोला, एनजीटी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ध्यान रखना, बॉडी सिचुएटरी बॉडीज है, बट एनजीटी का जो आया है वो किससे आया है, राइट टू हेल्थ से। किससे आया है, राइट टू हेल्थ। जैसे अपन बोलते हैं ना राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। मूवीज देखी ना आपने, मूवीज देखी ना, आर्टिकल 21 पे मूवीज देखी हुई है। वो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भाई किसी के भी साथ क्या होनी चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको क्या होता है, जीने का अधिकार होता है। यही कहती है वो मूवी, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के लिए क्या जरूरी है, राइट टू हेल्थ। क्या जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और राइट टू हेल्थ कब रहेगा, जब आपका राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट, यानी कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ। अगर आपकी लाइफ का आपको जीने का अधिकार है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा भी होना चाहिए आपका। और स्वास्थ्य अच्छा कब होगा, जब आपका एनवायरमेंट क्या होगा, हेल्थी होगा, राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट। तो आपका जो एनजीटी का जो गठन हुआ था वो इस बात को उनको ध्यान में था कि कहीं ना कहीं ये आपका जो इसका गठन हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है, वो आपका आर्टिकल 21। पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका एनजीटी का गठन किया गया संविधान के हिसाब से। अनुच्छेद समझते हो ना, अनुच्छेद, आर्टिकल। संविधान में जीके वगैरह पढ़ते हो तो आर्टिकल आता है, अनुच्छेद। तो उस अनुच्छेद या आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ दे रखा है। लाइफ के लिए हेल्थ होना चाहिए और हेल्थ के लिए हेल्थी एनवायरमेंट होना चाहिए। उसी हिसाब से आपका एनजीटी क्या हुआ है, यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एनजीटी। इस वजह से एनजीटी की बात उठी है कि क्यों एनजीटी की जरूरत है। ये हिस्ट्री हो गई एक तरह से एनजीटी के पीछे की, कि 2010 में एनजीटी आया, उसके पीछे की हिस्ट्री ये रहेगी, कहीं ना कहीं ये इनकी बातें हो रही थी इसलिए एनजीटी आया। इसी तरह से और देख लो, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ ऐसा ही था। यूनाइटेड नेशन ऑन हेल्थी एनवायरमेंट ऑन।
स्टॉकहोम 1972, इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये क्या थी, कॉन्फ्रेंस थी, सभा। तब से ये फील होने लग गया था इस तरह का ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉक, ये जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अलग से पढ़ाएंगे अपन इनको, इवेंट्स को, सबको, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इवेंट्स वगैरह अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं कहीं ना कहीं पर। यूएनसीडी, इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, आगे भी आएंगे तब भी देख लेंगे। एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, वो ये साहब जून 1992, जिसको आप बोलते हो ना अर्थ समिट। बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट हुआ है, ये रियल में अर्थ समिट यही है आपका, फर्स्ट अर्थ समिट यही था 1992 वाला, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, इसी को रियो रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे अपन, आगे आएंगे तो हिस्ट्री का पार्ट रहे हुए हैं सब। ठीक है, आपको पूछ लेना कभी कि भाई कि आर्टिकल 21 यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये सब इसका हिस्ट्री का पार्ट रहा था, कि इसी वजह से धीरे धीरे एनजीटी की जरूरत पड़ना शुरू हुई थी। और ये सारी बातें 1972 से शुरू हो गई थी। 1986 में अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, और उसी वक्त 6 साल बाद में आपका क्या हो गया था, ये अर्थ समिट आया 1992। तब से फिर एनवायरमेंट की बातें तेजी से शुरू हुई, इसीलिए एनजीटी, टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें शुरू होना हुई थी। ठीक है, तो अपन एनजीटी है, अब इस एनजीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अपन देख सकते हैं ना। तो अभी एनजीटी से रिलेटेड और भी चीज है, लेकिन सबसे पहले इतना तैयार करना आपको। ठीक है, फिर तो पूरा एक्ट है जिसके अंदर डिस्प्यूट वगैरह, उस वाले पार्टिसिपेशन आने की पॉसिबिलिटी कम है। जो आना होगा एग्जाम में वो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 10-20 तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। ठीक है ना, अभी इतना ही रखते हैं अपन।